अब ये एक सरफेस एरियाज़ इन वॉल्यूम्स का क्वेश्चन है। ये मुझे मिला अपना ये जो केवीएस के सैंपल पेपर्स आते हैं ना केंद्रीय विद्यालय के, उनके इस साल के जो सैंपल पेपर्स थे उनमें से एक पेपर में ये पूरा एक क्वेश्चन था। ठीक है? अच्छा बाय द वे वो अगर आपने नहीं देखे हैं केवीएस के पेपर्स, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो गूगल कर लो। दूसरी बात, सरफेस एरियाज़ इन वॉल्यूम्स चैप्टर में अ ख़ास कुछ सिखाने के लिए है नहीं, ठीक है? हाँ, शेप्स के बारे में सिखाने के लिए है। उन शेप्स के फ़ॉर्मूलाज़ जो होते हैं वो कैसे आते हैं, वो सब सिखाने के लिए है। बट एट दिस पॉइंट तो ऑब्वियसली हम लोग शेप्स के बारे में या उनके फ़ॉर्मूलाज़ के डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप कि नेक्स्ट ईयर अगर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं 10th के तो मैं उनको एटलीस्ट वो सिखा पाऊँगा। बट आपके लिए मैं एटलीस्ट इतना कर सकता हूँ कि मैं इन क्वेश्चंस में जो अप्रोच अप्लाई करता हूँ इन क्वेश्चंस में, वो दिखा सकता हूँ, ठीक है? एंड मैं ना इसमें आपको कुछ ऐसे टिप्स दूँगा जिससे आपकी लाइफ़ थोड़ी ईज़ी बन जाएगी। जिसमें ये सरफेस एरिया वाले प्रॉब्लम्स है ना, 15 मिनट का समझो आपको एक प्रॉब्लम आता है वहाँ पे, क्योंकि ये आई नो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत लेंथी होते हैं, ठीक? इनमें आई नो कि इसमें कैलकुलेशंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत बड़े-बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं आपको इसमें कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आपका टाइम लगभग आधा हो जाएगा। मतलब अगर आज आपको एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट लगते हैं, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स दूँगा ना कि वो 15 मिनट का टाइम आपका 10 मिनट का हो जाएगा। एटलीस्ट 5 मिनट आपके उसमें बच जाएँगे, ठीक है? तो प्लीज़ उस पे ध्यान देना, ठीक है? बट बिफोर दैट मैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में एक जनरल अप्रोच देना चाहता हूँ, क्योंकि वो अप्रोच सरफेस एरियाज़ इन वॉल्यूम्स में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब मान लो कि आपने ब्लिंकिट से कोई पार्सल मँगवाया है और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें मँगवाई हैं। आपने राशन दाल, आपने चॉकलेट्स मँगवाए, आपने आइसक्रीम्स मँगवाए, आपने अंडे मँगवाए, बहुत कुछ चीज़ें मँगवाई हैं, ठीक है? अब जो डिलीवरी पार्टनर आता है ब्लिंकिट से, वो आपको एक बड़ा-सा बैग हाथ में देके जाता है, जिसमें सारे आपके सामान पड़े हैं, ठीक है? आप उस बैग को उठा के अपने डाइनिंग टेबल पे रखोगे, आप या आपके पेरेंट्स, मम्मी-पापा जो भी, वो रखेंगे। देन क्या करेंगे, वो एक-एक सामान उस बैग में से बाहर निकालेंगे, देन उस सामान को अपनी-अपनी जगह पे रखते जाएँगे। जैसे आइसक्रीम्स और अंडे हैं, ये फ्रिज में जाएँगे, जैसे दाल-राशन है, ये स्टोरेज में जाएँगे। ऐसे करके अपनी-अपनी जो चीज़ है, अपनी-अपनी जगह पे चलती जाएगी, ठीक है? मेरा वर्ड प्रॉम्प्ट्स की तरफ वही अप्रोच रहता है। मैं क्या देखता हूँ कि ये मेरा एक बड़ा-सा ब्लिंकिट का पार्सल है मेरे पास, मैं इसमें से चीज़ें निकालूँगा और उन चीज़ों को मैं अपनी-अपनी जगह पे रखता जाऊँगा, और जब मुझे उनको यूज़ करना होगा, तभी मैं यूज़ करूँगा। हाल-फिलहाल मैं सिर्फ़ उन चीज़ों को निकाल के रखता जाऊँगा। तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ो, और मेरा जो इसमें सबसे पहला काम होता है, वो होता है इस क्वेश्चन को अनपैक करना कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसमें क्या गिवन डेटा है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है अ सॉलिड कंसिस्टिंग अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है? इसमें ये कंसिस्टिंग वर्ड है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन्स में आपकी ना सिर्फ़ मैथ्स टेस्ट होती है, आपकी इंग्लिश भी टेस्ट होती है, ठीक है? कंसिस्टिंग का मतलब है कि एक मेरे पास ऐसा सॉलिड शेप है जिसमें जिसमें जो राइट सर्कुलर कोन है वो उसका एक पार्ट है, ठीक है? वो उसका एक पार्ट है। ये जो मेरा पूरा जो सॉलिड है, वो मेरा पूरा ही राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ठीक है? वो क्या है? वो सिर्फ़ उसका एक पार्ट है। कंसिस्टिंग मतलब क्या? उसका एक पार्ट है, ठीक है? हम लोगों ने इतना समझ लिया कि हमारे पास एक सॉलिड है, उसमें एक चीज़ है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, जब जैसे ही मैं ये सेंटेंस पढ़ लूँगा, मैं अपने एग्ज़ाम पेपर पे ऐसे लिख दूँगा यहाँ पे कोन, ठीक है? अब कोन के बारे में जो-जो मुझे डिटेल्स दी जाएँगी, मैं उन डिटेल्स को अनपैक करता जाऊँगा। बेसिकली मैं बैग में देखता जाऊँगा, मेरे ब्लिंकिट की बैग में जो भी सामान पड़ा है, एक-एक करके मैं उनको निकालता जाऊँगा, ठीक है? अब मुझे दिया हुआ है कोन का हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पे 120 सेंटीमीटर लिख दिया हाइट, इसको मैंने H1 लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप उसको कैपिटल H लिख सकते हो, आप उसको H1 लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? एज़ लॉन्ग एज़ आपने क्लियरली मेंशन किया है कि हमने क्या वेरिएबल लिया है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे हाइट ले लिया इसका H1 120 सेंटीमीटर, एंड उसका रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेडियस 60 सेंटीमीटर, ठीक है? मुझे बोला है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अब ये जो मेरा कोन है बेसिकली, ये जो मेरा कोन है, ये एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है, ठीक है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कोन और ये जो हेमिस्फीयर का ये जो बेस है, ये सेम है, ठीक है? मतलब ये सेम है, मतलब ये कोन का जो रेडियस रहेगा, वही मेरे हेमिस्फीयर का भी रेडियस रहेगा, ठीक है? तो वहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, मैंने कोन का जो रेडियस लिया था, मैंने हेमिस्फीयर का भी वही रेडियस ले लिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने अपनी आँखों से देखा कि ये जो कोन है, वो किस पे खड़ा है? हेमिस्फीयर पे खड़ा है, तो दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस क्या है? सर्कल ही है, मतलब दोनों का जो सर्कल है, वो कॉमन है बेस का, और तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा, ठीक है? तो यहाँ से कोन का रेडियस आ गया और वहीं से मेरे हेमिस्फीयर का भी रेडियस आ गया।
ठीक है? वो क्वेश्चन में अलग से आपको दिया भी हुआ है, ठीक है? लेकिन कभी-कभार क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए ये छोटी-छोटी चीज़ें ना जानबूझ के वो छुपा देते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा अपना उसमें दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है? अब मुझे बोला है प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है? अब मुझे क्या दिया हुआ है? अब मुझे यहाँ पे एक सर्कुलर सिलेंडर की बात की गई है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा एग्ज़ाम में ये लेबल दे दूँगा, ठीक है? कि मेरे पास एक सिलेंडर है और मुझे यहाँ पे सिलेंडर के जो डिटेल्स हैं वो जॉट डाउन करने हैं, ठीक है? इज़ प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब ये जो मेरा सॉलिड है, ये जो मेरा सॉलिड है जिसमें कोन और हेमिस्फीयर मिला के आ रहा है, ये इसके अंदर रखा हुआ है, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है? और ये बोल रहे हैं कि सर्कुलर सिलेंडर जो है वो फुल ऑफ वाटर है, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो। एक समझो मेरे पास कोई वेसल है, ठीक है? मेरे पास एक वेसल है जिसमें मेरा पानी भरा हुआ है, ठीक है? पूरा ऊपर टॉप तक पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका वॉल्यूम कितना है पानी का, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर जो वेसल का वॉल्यूम है उतना ही तो पानी का वॉल्यूम होगा ना, ठीक है? क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ है, पानी अंदर की पूरी की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जितनी वेसल उसको स्पेस प्रोवाइड कर सकता है, पानी ने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई की है। तो मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है और जो पानी का वॉल्यूम है हमारे केस में सेम ही है, क्योंकि मुझे बोला है यहाँ पे कि मेरा जो सर्कुलर सिलेंडर है इट्स फुल ऑफ वाटर, ठीक है? अब मुझे बोला है कि ये जो प्लेस इसको किया गया है ना, इसको ऐसे प्लेस किया गया है, ये जो मेरा सॉलिड है इसको ऐसे प्लेस किया गया है सच दैट इट टचेस द बॉटम, कि ये जो मेरा सॉलिड शेप है ये बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है? अब ऑब्वियसली अगर एक भरे हुए सिलेंडर में अगर मैं एक पानी से भरा हुआ सिलेंडर, उसमें मैं एक बड़ा-सा सॉलिड अंदर डाल देता हूँ और वो पूरा बॉटम तक चला जाता है, तो वो कुछ पानी को तो डिस्प्लेस करेगा ना, मतलब उसके अंदर जाने की वजह से कुछ पानी तो बाहर आएगा ना, ठीक है? अब वो कितना पानी बाहर आएगा, वही हमसे पूछा है यहाँ पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, ठीक है? तो पानी कितना बचेगा, पानी का वॉल्यूम कितना बचेगा वो हमसे पूछा है, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ी आपको कॉमन सेंस लगाने की बात है। इसमें अगेन ज़्यादा कुछ आई अंडरस्टैंड कुछ ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इतना कॉमन सेंस लगाना है कि जितने वॉल्यूम का सॉलिड मैंने पानी के अंदर डाला, उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर आएगा, ठीक है? तो पानी बचा कितना? तो पानी बचा कितना? अब ये देखो, ये मेरा वेसल है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है? पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें मैंने कोई किसी एक पर्टिकुलर शेप का मैंने सॉलिड डाल दिया, ठीक है? तो मैंने जितने वॉल्यूम का ये सॉलिड डाला, जितने वॉल्यूम का मैंने ये सॉलिड डाला, उतना ही तो पानी बाहर आएगा ना? उतना ही तो पानी बाहर आएगा ना, ठीक है? तो अगर मुझसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचा है, तो उसका फ़ॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा? जितना भी वॉल्यूम का सिलेंडर था, मतलब अगेन ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है? ये हमने शुरू में ही एस्टैब्लिश कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम ही है, क्योंकि जो पानी है उसमें वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है? तो मतलब आप देखोगे कि पहले पानी कितना भरा हुआ था, ठीक है? अब कितना बचा हुआ है पानी, आप वो फाइंड आउट करोगे, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फिगर आउट करने आनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कैलकुलेशंस के अलावा कुछ भी खास नहीं है, ठीक है? बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे सम में फाइंड क्या करना है। मुझे क्या फाइंड करना है इसमें? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है? तो वो क्या है? जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम है, जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम है, जितना भी मतलब ओरिजिनल पानी का वॉल्यूम है, उसमें से मैं सॉलिड का जो वॉल्यूम है, जो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर दूँगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना पानी बचा है। ठीक है? इतना समझा? अगेन ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, ठीक है? ये आपको प्रॉपर्ली डिराइव करने आना चाहिए, ठीक है? एक बार ये आ गया ना, तो यही बेसिकली आपको पूरा सम करवाएगा। यही आपको बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। बार-बार जब भी आप सम पे अटकोगे, आपको पता नहीं क्या करना है, कहीं पे भी अटक जाते हो, आप बार-बार इसी के पास जाओगे, आप इसी से पूछोगे कि क्वेश्चन भाई साहब आपको क्या चाहिए आगे? और यही आपको बताएगा, ठीक है? तो हमारे केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसमें से हम लोग सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो जितना पानी यहाँ पे बचा है मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है? ईज़ी, ठीक है? अब इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है? अच्छा यहाँ पे और मुझे बाय द वे सिलेंडर के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेंडर का लेबल देके मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, सिलेंडर का रेडियस लिख दूँगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है? और हाइट इसका हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन में गिवन है। अगेन कभी-कभी ये सिलेंडर का भी ये जो रेडियस है नहीं देते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं ना, वो मुझे बोलते हैं कि क्वेश्चन में मेरा जो कोन है ना, वो सिलेंडर को साइड में एकदम टच कर रहा है, ठीक है? मतलब इसके साइड्स को बिल्कुल टच कर रहा है, ठीक है? तो मतलब ये जो सर्किल है, इसका जो डायामीटर है, वही मेरे सिलेंडर का भी डायामीटर है,
ठीक है, क्योंकि मुझे बोला है साइड बाय साइड टच कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो मुझे फिगर आउट करना पड़ता है कि इस सिलेंडर का रेडियस कितना होगा। भाई जितना इसका रेडियस होगा उतना ही उसका रेडियस होगा, ठीक है, लेकिन वो तब मानूंगा मैं जब मुझे बोला जाए कि ये साइड बाय साइड जो है सर्किल इसको टच कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब मैं उसको आपको इस क्वेश्चन को ना लिखने का तरीका बताता हूँ, बिकॉज इसमें जितना आप स्मूथली लिखोगे, जितना आप क्लियरली उसको लिखोगे ना, उतना ये सम फास्ट होता जाता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे ही क्वेश्चन में आप किसी शेप के सामने आते हो, आप पहले तो क्या करो, आप अगर ऐसे टेबल भी बना के आओगे ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भी उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे बना के आ सकते हो। सिर्फ थोड़ा स्पेस क्लियर होना चाहिए, क्लियरली उसमें दिखना चाहिए कि आप किसकी वैल्यू कहाँ ले रहे हो। ठीक है, तो मैं, अगर आप टेबल प्रेफर नहीं करते तो मैं क्या करूँगा समझो मेरे क्वेश्चन में पहले कोण की बात की गई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोण, फिर उसमें लिख दूंगा उसका रेडियस, उसका हाइट। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा, समझो मुझे फिर सिलेंडर की बात की है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिलेंडर, उसका रेडियस, उसका हाइट। फिर मैं यहाँ पे मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेडियस और जो भी उसके अलावा मुझे उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं उसको एक सेपरेट करके एक अलग जगह पे रख दूंगा, सो दैट मुझे जब भी वो वैल्यूज यूज करनी पड़े ना, तो मैं आराम से उसके पास जाके उनसे पूछ सकूं कि भाई आप मुझे अपनी वैल्यू दे दो, मुझे क्वेश्चन में इनपुट करनी है। ठीक है, वंस यू डन विद दैट, वंस आपने अपने ब्लिंकिट के बैग में से सारी चीजें निकाल दी, सारी आपने अनपैक कर दी, अब आप टाइम आता है अब उन चीजों को अपनी अपनी जगह पे रखने का। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है क्या मिस्टेक करते हैं ना इसमें, वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, पहले वो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें बहुत टाइम जाता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, वो शुरू में जब मेरे पास आए थे ना, तो 10th में जब वो ये सम्स करने बैठे थे, तो उनको एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स लग रहे थे ये सम करने में, ऐसे सम्स करने में, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो सबका अलग अलग वॉल्यूम निकाल रहे थे। तो जब आप सबका अलग अलग वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, मतलब आप क्या कर रहे हो पता है, मतलब आप यहाँ पे इसके कैलकुलेशंस अलग कर रहे हो, इसके कैलकुलेशंस अलग कर रहे हो, इसके कैलकुलेशंस अलग कर रहे हो, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस आप कर रहे हो। ठीक है, मैं वो प्रेफर नहीं करता। मेरा अप्रोच क्या होता है कि जब तक मुझे कैलकुलेशन करनी ना पड़े तब तक मैं पहली बात तो करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो जब मैंने ये डिटेल्स अनपैक कर ली, जब मैंने पेपर पे ये सब लिख लिया कि कोन का मुझे क्या डिटेल दिया हुआ है, हेमिस्फीयर की मुझे क्या डिटेल्स दिए हुए हैं, सिलेंडर की मुझे क्या डिटेल्स दिए हैं, उसके बाद मेरा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये, इसके बिना मैं सब में आगे बढ़ता ही नहीं। जब तक मुझे ये नहीं दिखेगा तब तक मैं सब में आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या, मतलब मुझे सब में जो पूछा हुआ है, ठीक है, उसकी फॉर्मूला क्या होगी। मुझे पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना होगा, तो पहले मैं उसका एक फॉर्मूला बनाऊंगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लिख लूंगा। ठीक है, फिर मेरे फॉर्मूला में कुछ वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली उन वेरिएबल्स का ना ही वैल्यू डालूंगा और ना ही उनको मैं सॉल्व करने बैठूंगा। ये है हमारी आज की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और ये जो टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको लिटरली बहुत टाइम बचाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं पहले ना उनके फॉर्मूला सारे लिख दूंगा। अब जैसे यहाँ पे मुझे बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, लेकिन सॉलिड क्या है, सॉलिड तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सॉलिड में कोन भी आता है और सॉलिड में हेमिस्फीयर भी आता है। तो मुझे अगर सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना हो, इससे पूरे सॉलिड का मुझे वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का वॉल्यूम कोन का और हेमिस्फीयर का ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, इजी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ही सही, क्योंकि इसमें दो चीजें आ रही हैं ना, तो हमें ब्रैकेट में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनके फॉर्मुलाज लिखते जाऊंगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ना, अच्छा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप। ठीक है, अगेन तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप, नंबर्स को इनमें ऑब्जर्व करना। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत बार मतलब मैंने 90% ऑफ द टाइम्स ऐसे देखा है, इन पेपर्स में जो नंबर्स आते हैं ना, वो कुछ खास नंबर्स आते हैं, वो गिने चुने नंबर्स आते हैं, आपको रैंडमली कोई भी नंबर नहीं दिया जाता। ठीक है, अब जैसे कि इसमें नंबर्स देखो, इसमें रेडियस 60 दिया हुआ है, हाइट 120 दिया हुआ है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास ये जो 120 है ये 60 के टेबल में आता है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो 120 है ये भी 60 के टेबल में आता है। मतलब ये एक दूसरे के कहीं कहीं फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी इनको डिवाइड करने की जरूरत पड़ी तो ये सीधा सीधा कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर में चेंज मत कर देना, कहीं पे 60 को किसी और नंबर से 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी हाल फिलहाल मत करना। ठीक है, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे करना है, बट उसमें हमारी जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि इसमें जो नंबर्स आते हैं ना, इनको ऑब्जर्व करना। ठीक है, और ध्यान में रखना कि इन नंबर्स के बीच में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या।
ठीक है, अगर आपको दिख रहा है ना कॉमन, तो सिर्फ वो क्वेश्चन में ध्यान में रखना। अभी हम लोग इन नंबर्स को हाल फिलहाल यूज नहीं करने वाले। इन नंबर्स को यूज करने की बात बहुत बाद में आती है, और या तो एटलीस्ट बहुत बाद में आनी चाहिए। ठीक है, आपका पता नहीं, आप मे बी शुरू में ही वो कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते होगे, मुझे पता नहीं है। बट एक स्मार्ट अप्रोच रखो इन क्वेश्चंस की तरफ, बिकॉज इन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करनी, हमें टाइम भी बचाना होता है। अगर आपने टाइम नहीं बचाया तो यही 10 मिनट का क्वेश्चन 15-20 मिनट खा जाता है, कभी 25 मिनट्स खा जाता है, और कभी कभी तो मैंने देखा बच्चे आधे में ही छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम बचता ही नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपके टिप्स दे रहा हूँ, ये इन चैप्टर्स से डील करने के लिए, इनके टाइम को बचाने के लिए ही दे रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, ये जो मैं टिप्स दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन में वो टिप्स अप्लाई होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, जिसमें H2 क्या है, सिलेंडर का हाइट है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह पे मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, जिसमें H1 क्या है, कोन का हाइट है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगेन बिफोर बिफोर आप कैलकुलेशंस करो, बिफोर आप नंबर्स उसमें लगाते जाओ, आप जितना ऑब्जर्व कर सकते हो ना, उसको उतना ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या कॉमन है, ऐसा इसमें क्या निकल सकता है, इसको मैं कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस इसका लास्ट पार्ट होता है, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं होता। इसका फर्स्ट पार्ट होता है फिगर आउट करना कि किस में से क्या माइनस होगा, जाके क्या बचेगा, उसके बाद एंड में जाके आप उन नंबर्स की वैल्यूज अपने आप उसमें वेरिएबल्स के वैल्यूज इनपुट करोगे, एंड देन आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, मैंने इतना भी देखा है बहुत सारे बच्चों को कि वो क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लिख के सीधा यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू हो जाते हैं। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। मत करो, मत। जब तक आपसे कैलकुलेशन करने के लिए बोला नहीं है, तब तक आप क्यों कर रहे हो? आप क्या करो ना, आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए, आप पहले उसको सिंपल बनाओ। आप पहले उसको सिंप्लीफाई करो, जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसमें जो अपने मैथमेटिकल स्किल्स अप्लाई कर सकते हो सब कर दो। उसके बाद उसको इतना सिंपल बना दो कि जब कैलकुलेशन करने की बात आए ना, तो उसमें आपको हार्डली 2 से 3 कैलकुलेशन करने पड़े। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा, मैंने कोन का वॉल्यूम लिखा, और मैंने यहाँ पे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनको ब्रैकेट से बाहर निकाला। ठीक है, तो ये माइनस में बन गया, और ये भी माइनस का हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, पाई आर स्क्वायर H2, पाई आर स्क्वायर H1, और 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अगर आपके पास आंखें हैं तो आपको दिखेगा कि भाई साहब इन दोनों के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। तो अगर अगर मेरे पास यार, अगर इसके डिनोमिनेटर में भी 3 होता, तो मैं इजीली इसको कॉमन निकाल सकता था ना। तो मुझे 3 बार डिवाइड नहीं करना पड़ता ना इसको, सॉरी डिवीजन, सॉरी 2 बार। तो मुझे क्या नहीं करना पड़ता, मुझे इसको 3 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, मुझे इसको फिर 3 से डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो ये भी मेरे 2 कैलकुलेशन बच जाते ना, अगर इसमें पूरे में भी 3 होता तो। ठीक है, अब इसमें 3 तो है नहीं, लेकिन हम ला सकते हैं ना, ला सकते हैं ना हम। इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, अब मैं उसको 1 लिखूं या उसको 3/3 लिखूं, क्या गलत है उसमें? क्या गलत है? मैं लिख सकता हूँ ना 3/3। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ ना, मैं इस 1 को 3/3 करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इन तीनों में 3 क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब और क्या इनमें कॉमन है, और इनमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो मैंने पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें मेरी एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई। वो क्या, अगर मैं डायरेक्टली इनका वॉल्यूम निकालने जाता, इनका अलग अलग में वॉल्यूम निकालने जाता, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पाई आर स्क्वायर इंटू H का कैलकुलेशन अलग से होता, यहाँ पे इंटू पाई आर स्क्वायर H का कैलकुलेशन अलग से होता, और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर का कैलकुलेशन अलग से होता, पाई आर क्यूब का। ठीक है, मैं 3 बार कैलकुलेशन करने के बजाय अगर मैं उसको पूरे एक्सप्रेशन में से एक बार ही निकाल दूं बाहर, तो मतलब मुझे ये पाई आर स्क्वायर का बाकी एक्सप्रेशन के साथ कितनी बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। समझा? तो 3 बार करने की बजाय मैं वो कैलकुलेशन क्या करूंगा, मैं वो कैलकुलेशन सिर्फ एक बार करूंगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे मैंने ये निकाला, मैंने सिर्फ क्या किया, जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए, जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए, पहले तो मैंने वो सोचा। ठीक है, फिर मैंने फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए, फिर उन फॉर्मूलाज मैंने देखा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कहीं पे कट हो जा रहे हैं, या वो कहीं पे कॉमन निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं वेरिएबल्स के साथ खेल रहा हूं, अभी तक मैं नंबर्स पे आया ही नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले आप जितना वेरिएबल्स के साथ खेल सकते हो उतना खेलो उनके साथ, उसके बाद आप नंबर्स पे जाओ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लिया, न्यूमरेटर से ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, इसमें से भी पाई आर स्क्वायर निकाला, और यहाँ पे क्यूब है तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाला, तो मेरे पास एक आर यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे बचा 3H2, यहाँ पे बचा मेरा सिर्फ H1, और यहाँ पे बचा 2, और इसका एक आर बचा। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता।
ठीक है? मुझे पता है इसके बाद मैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकता, इसमें कुछ भी फर्दर सिम्प्लीफाई नहीं कर सकता। जितना मैं वेरिएबल्स के साथ खेल सकता था उतना मैंने खेल लिया। ठीक है? अब इसके बाद आती है इस वीडियो की सबसे बड़ी चौथी इम्पोर्टेंट टिप। ठीक है? और वो क्या? वो देखो, आपकी पता है गलती क्या होती है? आप नंबर्स को बड़ा बनाते जाते हो। अब देखो, कॉमन सेंस लिखो, जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी कैलकुलेशन, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? आपका काम ये नहीं है न कि नंबर को बड़ा करूँ, आपका काम है कि मैं नंबर को छोटा कितना कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मेरे पास कुछ नंबर आ जाए जैसा 3, 5, 4, 8 डिवाइडेड बाय 123, ये बड़ा कैलकुलेशन है, इसमें करने में टाइम लगता है और इतना जब आप उस पे टाइम स्पेंड करोगे ना, तो पीछे के रिमेनिंग पेपर का जो प्रेशर है ना, वो भी बिल्डअप होता जाता है। तो इसमें ये ऐसे कैलकुलेशंस में ना सिर्फ आपके पेपर पे असर पड़ता है, बट साइकोलॉजिकली भी असर पड़ेगा आप पे। वो मत करने दो। इस क्वेश्चन का जो प्रेशर है इसी पे रहने दो, इसका प्रेशर बाकी पेपर पे मत पड़ने दो। ठीक है? तो उसके लिए आपको ये जो चौथी इंपॉर्टेंट टिप है ना, ये आपको दिमाग में रखनी है। वो क्या? कि इसमें नंबर को मुझे बड़ा नहीं करना, मुझे नंबर को छोटा करना है। ठीक है? अब वो मैं करूँगा कैसे? अब ये देखो, अब ये एक स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ना, वो देख लो कि देखो यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं, 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 यहाँ पे कितने। अब देखो शुरू में आप हम लोग हैं, यहाँ पे नंबर देखिए, देखो यहाँ पे शुरू में मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 60, 60, 180, 60। लास्ट में देखो ये नंबर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? 22, 6 और 6 और ये 7। ठीक है? और ये 3 और 3, ये वाला। ठीक है? मतलब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नंबर जो है ना, देखो इसमें छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। जितना मैं नंबर्स को छोटा करूंगा उतना मेरा कैलकुलेशन छोटा होता जाएगा, उतना मुझे टाइम कम लगता जाएगा। ठीक है? अब देखो मैंने उसको किया कैसे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो अंधाधुंध बस कैलकुलेशन करते जाते हैं। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे पता है कि अब मुझे इनके वैल्यूज इनपुट करने पड़ेंगे। ठीक है? मैंने पहले तो ये 1/3 को अलग करके रखा है। ठीक है? यहाँ पे पाई का वैल्यू लिख दिया 22.7, आर स्क्वायर लिख दिया 60 इंटू 60। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, सीधा जाके 22 को 60 और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे 22 इंटू 3600। ठीक है? सीधा ये वैल्यू लिख देंगे 22 इंटू 3600 का, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू फिर यहाँ पे लिख देंगे। क्यों भाई? क्यों आपको अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बनाना है? ऑलरेडी लाइफ डिफिकल्ट चल रही है यार, अभी और डिफिकल्ट होने वाली है। अगर आप साइंस वगैरह लेने वाले हो तो फिर तो लाइफ क्या होती है वो तो भूल ही जाओ, फैमिली फ्रेंड्स क्या होते हैं सब भूल ही जाओ। अगर आप साइंस ले रहे हो तो मैं खून के आंसू रो चुका हूँ, मैं भी वही बोलूंगा। मैं एंकरेज करूंगा फिर भी साइंस लेने के लिए, लेकिन मैं इतना भी बोलूंगा कि साइंस ले रहे हो तो बाकी सब बातें भूल जाओ। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इनको हाल फिलहाल टच नहीं करूंगा। मैं हाँ, जब तक मुझे कोई चीज किसी से मल्टीप्लाई करने की एब्सोल्युटली जरूरत नहीं पड़ती है, तब तक मैं करूंगा ही नहीं ना। क्यों मैं अपनी जान बर्बाद करूं इसमें, जब मुझे बोला ही नहीं। मुझे बोला है क्या कि मुझे 22 इंटू 60 करके दिखाओ, आपको आता है या नहीं है? नहीं बोला ना। मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है कि आप इसका सिर्फ आंसर दो। अब उसका आंसर मैं कैसे भी दूं, उससे उनका मतलब ही नहीं है। ठीक है? मुझे ये नहीं बोला कि आप 22 इंटू 60 करके दिखाओ, क्योंकि मैं करने वाला भी नहीं। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा ना, मैं हाल फिलहाल नंबर्स को टच नहीं करूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल इनके साथ तो कोई भी नंबर ना मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हाल फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, हाल फिलहाल छोड़ दो। ठीक है? अब आते हैं हम अपनी पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट टिप पे। ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर इसमें जो हमारे कैलकुलेशंस में सिली मिस्टेक्स होते हैं, उसको अवॉइड कैसे करें वो बताओ। ठीक है? और आपके मेजॉरिटी जो सिली मिस्टेक्स होते हैं ना, मैंने देखा इस चैप्टर में होते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत है, तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने का चांस भी बहुत है। ठीक है? अब देखो होता क्या है ना, हम लोग जब कैलकुलेशंस करने बैठते हैं ना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल समझो मुझे ये स्टेप में से ये स्टेप में आना है। ठीक है? अब मुझे ये स्टेप में करना है 3 इंटू 180। ठीक है? मुझे ये स्टेप में करना है 2 इंटू 60। ठीक है? कोई बच्चा होगा वो कोई ये भी देखेगा कि यहाँ पे सर 3 कट हो रहा है, यहाँ पे 20 बन रहा है। ठीक है? कोई बच्चा ये भी देखेगा। आपकी पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जिसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स होती है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स है। आप वो मिस्टेक्स इंटेंशनल नहीं करते हो जाती है। और वो पता है क्या, आप एक ही स्टेप में 3-4 कैलकुलेशन से साथ में कर देते हो। आप इसका भी आंसर एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर लोगे, इसका भी आंसर एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर लोगे, और इसको भी एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर लोगे। तो आप एक स्टेप लिखना, वो आपको सुस्ती चढ़ती है या पता नहीं क्या है, आप टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप अगर क्या होता है ना, हमारा जो दिमाग है वो हमारे हैंड के साथ, जिस हाथ से हम लोग लिख रहे हैं, सेम स्पीड पे कोऑर्डिनेट नहीं करता। हमारा जो दिमाग है वो हमारे हाथ से फास्ट चलता है। तो हमारे दिमाग में हमने 3 कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन हमारे हाथ को अभी तक उतना टाइम नहीं मिला वो कैलकुलेशंस पेपर पे लिखने का। ठीक है? तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपका दिमाग 3rd कैलकुलेशन पे है। आपने ये दिमाग में ये कैलकुलेशन कर लिया, आपने दिमाग में ये कैलकुलेशन कर लिया, आपने दिमाग में ये कैलकुलेशन कर लिया। आपका दिमाग ऑलरेडी इस कैलकुलेशन पे पहुंच चुका है।
लेकिन आपका हाथ अभी तक यही कर रहा है, लेकिन आपका हाथ अभी तक इसी वैल्यू पे है, ठीक है। तो ये जो थर्ड वैल्यू पे जब तक आप पहुंचोगे ना, इसका आंसर आप गलत लिख के आओगे, या तो आप इसका माइनस का प्लस करके आओगे, या तो कुछ भी करके आओगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब 100% मिस्टेक होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग और हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो बैठेगा ही नहीं। इंस्टेड अगेन, ये हमारे इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। इंस्टेड आप क्या करो, एक स्टेप में सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करो, चाहे वो कैलकुलेशन कितनी भी इजी क्यों ना हो। चाहे आपको सिर्फ 2 कैलकुलेशन करनी है, चाहे आपका स्टेप ऐसे बचता है 2 + 2 + 5 + 5, ठीक है। चाहे इतनी इजी कैलकुलेशन क्यों ना हो, पहले आप 2 + 2 + 10 लिख के फिर उसको 4 + 10 लिखो, फिर उसको 4 + 10 लिख के फिर उसको 14 लिखो। आई नो कि इसमें ये एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेप आपको पता है कहाँ हेल्प करेगा? आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने में हेल्प करेगा। तो जो आपने इतना पूरा लंबा सा सम किया ना, जहाँ पे आपने इतने केयरफुली कैलकुलेशंस किए हैं, तो अननेसेसरीली आपके मार्क्स वहाँ पे नहीं जाएंगे, और अननेसेसरीली पछतावा नहीं होगा कि यार पूरा साल में हमने मेहनत किया, हमने इतने अच्छे से कैलकुलेशन किए, इतना प्रिपरेशन किया, उसके बाद सिली मिस्टेक्स में मार्क्स चले गए। तो प्लीज मत करो, एक स्टेप में एक ही कैलकुलेशन करो, दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं किया। जब तक मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तब तक मैं करूंगा ही नहीं। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं 2 + 2 भी नहीं करूंगा, ठीक है। अब इसमें आगे मैं क्या करूंगा, इसमें 3h2 ये मैंने वैल्यू लगा दिया, ये हो गया 3 × 180, ये हो गया 2 × 160, ठीक है। तो इस स्टेप में मैंने खाली क्या किया, मैंने सिर्फ ये कैलकुलेशन किया और मैंने ये कैलकुलेशन किया, दैट्स इट, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाथ नहीं लगाया, अननेसेसरी मल्टीपल कैलकुलेशंस करके मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करने। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, मुझे गारंटीड इसमें 5 में से 5 चाहिए, कैसे भी मुझे चाहिए। मैं मैथ्स में मार्क्स डिमांड करता हूँ। अगर मेरा मैथ्स में 100 में से 99 आया ना, तो मैं अपना पेपर जाके रीचेक करवाऊंगा। मैं ऐसा हूँ मैथ्स में कि मेरे को दिखाओ मुझे मेरी मिस्टेक कहाँ पे है, मेरा 1 मार्क गया तो गया कहाँ पे। अगर मैं महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में 99 मार्क्स पर फर्स्ट भी आ गया ना, तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी ये नहीं होगा कि मैं जाके सेलिब्रेट करूं कि मैं अरे इंडिया में फर्स्ट। मैं पहले, मेरा प्रायोरिटी क्या रहेगा, पहले मुझे पेपर दिखाओ कि मेरा 1 मार्क कहाँ पे गया। क्योंकि यार मैं अगर इतनी मेहनत करके जाके पेपर में बैठता हूँ, तो आई नो कि यार मैं फुल मार्क्स डिजर्व करता हूँ। अगर मैंने इतनी मेहनत करके पूरा साल लॉजिक डेवलप किया, थिंकिंग स्किल्स डेवलप की, उसके बाद जाके एक एक चीज रियलाइज करके पैटर्न्स बनाए, ऑब्जर्वेशंस किए, उसके बाद जाके अगर मुझे 100 में से 100 नहीं आते ना, तो पूरा साल मेहनत क्यों की मैंने फिर। ये मेरा नेचर है, ठीक है। तो उसके बाद भी तो मैं बहुत केयरफुली कैलकुलेशंस करता हूँ। अब मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कैलकुलेशंस किए, इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशंस किए। स्टिल मुझे पता है कि मेरा जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, या जो मेरे दिमाग का हाथ के साथ कोऑर्डिनेशन है, इट डज नॉट वर्क एट द सेम स्पीड। इट जस्ट डज नॉट। No matter how confident you are, there's a very thin line between confidence and over confidence. तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके प्लीज सारे कैलकुलेशन एक स्टेप में मत करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको टच नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने हाल फिलहाल इसे ब्रैकेट पे ध्यान दिया सिर्फ, ठीक है। बाहर जो पड़ा रहने दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 540 - 120 - 120, ठीक है। तो ये 540 - 120 - 120, मैं चाहता तो तीनों को एक साथ सब्ट्रैक्ट करके एक ही स्टेप में उसका आंसर लिख सकता था। लेकिन देखो मैंने लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में स्टेप नहीं करना चाहता। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट ही रहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, 120 - 120 कर दिया, इसका आंसर बन गया 240। भले ही मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ा ना, चलेगा, एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख लूंगा, लेकिन मैं जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलूंगा ना, तो मैं एकदम शॉर्ट होकर निकलूंगा कि भाई साहब मेरा कैलकुलेशन टू द पॉइंट राइट है, जो मैंने किया है। मैं किसी के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पे आंसर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने 100% राइट ही किया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, अब यहाँ पे 300 रख दिया, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे रखा, अब देखो इसके बाद, ठीक है, ये आपकी 6th इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है, कैलकुलेशन सॉल्व करने की। इसमें ना ये जो जीरो जीरोस है ना एक्स्ट्रा, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। 0 से मल्टीप्लाई करके क्या होता है, नंबर बड़ा बनता है, ठीक है। अगर मेरे पास 60 × 60 है, तो उसको मैं 3600 नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये नंबर जितना बड़ा होता गया, आगे जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मेरे कैलकुलेशन उतना ही बड़ी करता जाएगा। ये 3 × 0, ये कैलकुलेशन उतनी ही बड़ी करता जाएगा, क्योंकि अब मैं एक 4 डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट या 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मुझे 4 डिजिट नंबर चाहिए नहीं। मैंने आपको शुरू में ही बोला, आपका काम क्या है, आपका काम है नंबर को छोटा करना, ना कि बड़ा करना, ठीक है। ये बड़े बड़े नंबर जो भी आ रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर जो भी आ रहे हैं, इनको आप कितना छोटा कर सकते हो, मुझे वो बताओ। आपको आपका मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट है, आपका डिवीजन कितना फास्ट है, आपको कितनी अच्छी डिवीजन आती है, कितनी अच्छी मल्टीप्लिकेशन आती है, मुझे वो मत बताओ। मुझे बताओ कि आप उस नंबर को छोटा कैसे कर सकते हो,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 60 क्या है, ये है 6 इंटू 10, ये 60 क्या है, ये है 6 इंटू 10, ये 300 क्या है, ये है 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो 10 10 10 है ना, इनको मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 10⁻1 10⁻1 और 10⁻2, मतलब मेरे पास क्या बचा, 3⁻4। ठीक है, अब देखो एंड में मेरे पास ये बड़े बड़े नंबर आके क्या बचे, ये 60 बन गया 6, ये 60 बन गया 6, ये 300 क्या बचा, एक चुन्नू मुन्नू सा 3 बचा आके, एक 300 क्या बचा, ये सिर्फ 3 हो गया, छोटा सा नंबर। ठीक है, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब इस नंबर को मैंने 3 बना दिया तो ये देखो सीधा सीधा कट हो गया, तो मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी ना, मुझे तो उस 3 का टेंशन लेना ही पड़ा ना, मतलब इसमें एक जो कैलकुलेशन मेरी हो सकती थी मैंने वो भी अवॉइड कर ली। मेरा काम है कम से कम कैलकुलेशंस करना, जितने कैलकुलेशंस कम उतना टाइम भी कम लगेगा और इतने मिस्टेक्स होने के चांसेस भी कम है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 3 कट कर दिया। ठीक है, इसके आगे कोई किसके साथ कट नहीं हो रहा, तो इसके आगे मैं सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। इसके आगे जो अभी ये जो स्टेप है ना, यहाँ से यहाँ तक, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, इतना तो भाई साहब आपको करना ही पड़ेगा। आपने पूरा सम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, देखो शुरू से लेके मैंने कोई भी खास कैलकुलेशन नहीं किया। ठीक है, किया तो सिर्फ क्या किया, यहाँ पे सिर्फ ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये दो नंबर्स को माइनस किया, ये माइनस किया, छोटे छोटे नंबर से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फाइनली आके मैंने क्या किया, फाइनली आके यहाँ पे ये मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिर्फ इतना मुझे करना पड़ेगा, 22 इंटू 36, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इतना तो भाई साहब आपको करना ही पड़ेगा, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जब मैंने कर लिया सॉल्व, तो मुझे यहाँ पे क्या आ गया, 113.14 आ गया। ठीक है, इंटू 10⁻4, सिंपली मैंने क्या किया, अब मैंने वो डेसिमल 1 2 3 4 प्लेसेस आगे कर दिए, तो मेरे पास नंबर क्या बचा, 1131400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आती है हमारे इस वीडियो की 6th इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, 6th इंपॉर्टेंट टिप है, अब देखो बहुत बार ऐसे होता है ना, अब सिंस हमारा जो क्वेश्चन है देखो पूरा ही सेंटीमीटर में चल रहा है, सब जगह सेंटीमीटर में चल रहा है, सब जगह सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, मुझे कहीं भी बोला नहीं है कि मुझे जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में चाहिए। ठीक है, तो अगर पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है और आप वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में छोड़ के आए तो चलेगा। अगर उनको वॉल्यूम मीटर क्यूब में चाहिए ना, तो वो आपको बोलेंगे, वो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि हमें वॉल्यूम ध्यान से मीटर क्यूब में बताओ। सीबीएसई को आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं ना, वो क्लियरली आपको एक एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो पेपर ऐसा बनाते हैं कि आपको कुछ भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें मुझे क्या करना है। जो भी क्वेश्चन जो भी आंसर आपसे डिमांड करता है, वो क्वेश्चन वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में मैं सेंटीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम छोड़ के आया तो इट्स फाइन। ठीक है, इट्स फाइन, बट कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो भी आपको वॉल्यूम मिलता है वो मीटर क्यूब में बताओ। ठीक है, और अच्छा बहुत सारे स्कूल्स में बोलते हैं कि आप रिस्क मत लो, आप सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके आओ, तो करके आओ। अगर आपको रिस्क नहीं लेना, आपको श्योर नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं यार पता नहीं मेरे मार्क्स कट नहीं कर दे, करके आओ ना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, करके आओ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप नहीं भी करके आए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट्स अपनी ही साइकोलॉजी लेके एग्जाम में बैठते हैं, और जो चीज़ें हमारी हैबिट बन जाती है ना शुरू से पूरे साल में, हम लोग वही हैबिट्स ज़्यादा फॉलो करते हैं रिगार्डलेस ऑफ कि हमको लास्ट में के कोई क्या टिप देके जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको मुझे एडिशनल बतानी थी। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जब मैं सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा ना, तो ये होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा ये याद करके जाते हैं। ठीक है, जब मेरे क्लासेस पे जो बच्चे वगैरह आते हैं, जब उनको मैं ऐसे कैलकुलेशंस वगैरह देता हूँ, तो मोस्टली उनको ये सब चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, बट हम इंसान हैं, हम एआई तो है नहीं, तो हमारे साथ हो सकता है ना कभी कि अगर हम भूल गए तो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने दिमाग में हमेशा एक बैकअप रखता हूँ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/10⁻6 मीटर क्यूब होता है, मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको एग्जाम में समझ के जाऊँगा कि भाई ये आया कैसे। तो इन केस अगर मैं एग्जाम में वैल्यू भूल भी जाऊँगा ना, तो मैं अपनी समझ के बेसिस पे वो वैल्यू खुद से वहाँ पे निकाल सकता हूँ। ग्रांटेड उसमें आपका आधे से 1 मिनट ज़्यादा जाएगा। ठीक है, बट अगर आप भूल गए हो
तो वो आपकी गलती है। अब गलती है तो उसका कहीं तो भुगतना पड़ेगा, तो वो आधा 1 मिनट आपको भुगतना पड़ेगा उस कैलकुलेशन में, ठीक है? बट मैं सिर्फ़ आपको इतना बताना चाहता था कि अगर आप एग्ज़ाम में ये वैल्यू भूल जाते हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं आता, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ, ठीक है? अगेन आप में से काफ़ी सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको आती है ये चीज़, तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है? उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं आता, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अब ये देखो, अब मेरे पास 1 मीटर मुझे पता है कितना होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। मैंने नीचे कैलकुलेशन शायद किया था, नहीं अच्छा मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ। 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है? लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें 1 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है? 100 से हमारा लेना-देना नहीं है हाल-फिलहाल, ठीक है? मैंने क्या किया ना, मैंने ये सेंटीमीटर क्यूब को अलग से 1 सेंटीमीटर क्यूब रख दिया, ठीक है? क्यों मैंने इसको अलग से 1 सेंटीमीटर क्यूब रख दिया? क्योंकि मैं इसका क्या करूँगा ना, मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा। इस नंबर का हाल-फिलहाल मेरे साथ कोई लेना-देना नहीं है। मैं सिर्फ़ क्या करूँगा, मैं इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है? डिपेंड करता है कि शायद आपको क्वेश्चन में उसको में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हो सकता है। मैं सिर्फ़ एक बता दे रहा हूँ कि इन केस आपको ये चीज़ काम आती है, इन केस आपको वो चीज़ करनी पड़ती है, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड को 100 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 1/100 मीटर इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है? अब मुझे सेंटीमीटर तो चाहिए नहीं, मुझे किसका वैल्यू चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड को यहाँ पे क्यूब कर लूँगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1 का क्यूब अपॉन ये 10⁻² है समझो उसका क्यूब, और ये मीटर का क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो मेरे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है? अगेन ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये मत बोलना कि सर आप अननेसेसरीली हमें ये कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हो? क्योंकि भाई अकेले आप नहीं हो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप मैथ्स में स्मार्ट हो, अगर आप मैथ्स में होशियार हो, तो गुड फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ अपना बेस्ट दे के आना। बट आपके अलावा और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसे टिप्स की या ऐसे ट्रिक्स नहीं बोलूँगा मैं, ऐसे टिप्स की ही नीड होती है कि कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। बिकॉज़ नॉट एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज़ प्रिविलेज्ड टू हैव अ गुड टीचर। नॉट एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज़ प्रिविलेज्ड टू हैव गॉन टू अ प्राइवेट स्कूल जहाँ पे उनको अच्छे टीचर्स मिले हो, जहाँ पे उन्होंने उनको बातें सिखाई हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको प्रॉपर एजुकेशन हमारे कंट्री में नहीं मिलता, ठीक है? तो उनके लिए एटलीस्ट मैं अगर 2 बातें भी ऐसी बता पाऊँ कि उन मेरी बातें 2 बातों की वजह से भी अगर उनके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो यार व्हाई नॉट? हम टीचर्स का काम ये थोड़ी होता है कि स्मार्ट बच्चों को स्मार्ट बनाना है। हम टीचर्स का काम होता है कि वीक बच्चों को स्मार्ट बनाना, क्योंकि स्मार्ट बच्चा तो ऑलरेडी स्मार्ट है ना, उसे इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसे हम 2 बातें बनाए उस इस किसी स्मार्ट बच्चे को हम 2 बातें बताएँगे, वो 20 बातें खुद ही फिगर आउट कर लेगा। लेकिन कोई एक वीक बच्चा है, अगर हम उसको हेल्प कर पाएँ, अगर मैं स्पेशली एक वीक बच्चे को हेल्प कर पाऊँ, तो भाई मैं रात को बहुत अच्छे से सोता हूँ। मुझे बहुत अच्छी नींद आती है कि ठीक है, आज मैंने अपनी लाइफ़ में किसी 2 बच्चे की हेल्प की। 2 बातें वो सीख के गया, शायद उसकी 2 मार्क्स एग्ज़ाम में ज़्यादा आएँगी। ठीक है? वो बच्चा मुझे दुआएँ देगा, एंड बस मुझे तो बहुत अच्छी नींद आने वाली है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझा, ठीक है? अगर आपको इसमें से कोई एक ऐसी वीडियो में से ऐसी ऐसी अच्छी टिप मिली जो आपको पहले पता नहीं थी, या आपको लग रहा है कि मुझे आगे चल के ये कल एग्ज़ाम में मुझे बहुत काम आएगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपने सबसे ज़्यादा किस टिप को अप्रिशिएट किया, ठीक है? कितना लगभग 6 हो रहे हैं अभी रिकॉर्ड करने के टाइम पे, तो आई विल गेट सम रेस्ट, एंड आई विल सी यू इन अ फ्यू आवर्स। मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। बहुत सारे बच्चों ने सर्कल्स पे बोला है और ट्रायंगल्स पे बोला है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आज वो अपलोड करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।